अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम क्या किस तरीके से हम इसको ठीक कर पाएंगे कि विरेचन किस तरीके से हो। तो हम प्रधान कर्म की बात करते हैं, क्योंकि पहले हमने पूर्व कर्म बात की है जिसके अंदर में स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन का मतलब ऑयलेशन, बॉडी के अंदर में आप इंटरनली घी पिला रहे हैं। और सेकंड पार्ट होता है स्नेहन का, जिसके अंदर में अभ्यंग और मसाज की बात करते हैं, जिसके अंदर में अलग अलग तरीके से बॉडी को 7 पोजीशन में और हर एक बॉडी पार्ट को ध्यान रखते हुए, उसकी सॉफ्टनेस को ध्यान रखते हुए, हार्डनेस को ध्यान रखते हुए उस पर मसाज करना, या अभ्यंग वर्ड यूज़ करेंगे। अभ्यंग का मतलब है कि बॉडी के किसी भी पार्ट को तेल युक्त पदार्थ से हाथ रब करते हुए, मतलब घर्षण से आप उसके अंदर में एक मार्दवता, मार्दवता का मतलब होता है सॉफ्टनेस पैदा करना। आप जब किसी भी चीज़ में ऑयल ऐड करते हैं या घी ऐड करते हैं तो वो सॉफ्टनेस आ जाती है उसके अंदर। तो ये चीज़ होती है अभ्यंग। अब अभ्यंग के बारे में हम एक अलग से लेक्चर लेंगे, लेकिन अभी हम जो विरेचन की बात कर रहे हैं, विरेचन के अंदर में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, टाइमिंग का बहुत विशेष महत्व है। 5 से 7 दिन जब आपने पूर्व कर्म के अंदर में ये सारी चीज़ें कर दी है कि स्नेहन स्वेदन कंप्लीट हो गया है, तो आपको एक नेक्स्ट डे जो होगा, जैसे 8th डे होगा, या किसी ने अगर 5 दिन का लिया है तो 6th डे आपको पेशेंट को बोलना है कि आप उसको एक विरेचक द्रव्य देंगे। विरेचक द्रव्य में 3 तरीके के मूल द्रव्य आते हैं, जिसमें पहला है त्रिवृत पाउडर। त्रिवृत आप नोट डाउन कर लीजिए, त्रिवृत पाउडर। इसको बॉटेनिकल लैंग्वेज इसकी जो हम बात करते हैं, जैसे इसका लैटिन नेम है वो है ऑर्पिक्युलेना थर्पेंटम। ये जो पौधा है ये विरेचक का कार्य करता है। देखिए, विरेचन का मतलब क्या हो गया, रेचन। रेचन का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को पुल डाउन, पुश डाउन करके उसको रेक्टल कैनाल से निकालना। विरेचन मतलब विशिष्ट योजन के द्वारा, विशिष्ट एक आप क्रिया करके उसको रेचन द्रव्य, रेचक द्रव्य के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, किसी को पेट साफ नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा गर्म दूध पी लीजिए। तो दूध जो है वो एक आपके लिए एक मृदु विरेचक है। मृदु मतलब कि एक सॉफ्ट विरेचक है, जिसको आप लेते थोड़ा बहुत पेट साफ हो जाता है। एक होता है मध्यम विरेचक, जिसके अंदर आप लेते हैं, आपका 2 से 3 बार पेट साफ होता है, आपको अच्छा लगता है कि ठीक है मेरा पेट साफ हो गया। अगर कब्जियत है आपको, या फिर आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है, या फिर आपके स्टूल थोड़े हार्ड हैं। अब थर्ड टाइप जो आता है, जो हम विरेचन में यूज़ करेंगे, उसको बोलेंगे तीव्र विरेचक। तीव्र विरेचक का मतलब इमीडिएटली एक्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर में इंटेस्टाइन है उसके पेरिस्टालसिस मूवमेंट को। आपने कभी केंचुआ रेंगते हुए देखा होगा, थोड़ा दबता है फिर आगे चलता है, फिर थोड़ा दबता है फिर आगे चलता है। तो जो तरीके से केंचुआ चलता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। हमने पहले सबसे पहले बात करी थी कि जो हमारे ब्रेन के अंदर में जो 12 क्रेनियल नर्व्स है, उसमें से जो मेन पार्ट है वेगस नर्व का, वो कार्य करती है सारे बड़े बड़े ऑर्गन्स पे। तो ये नर्व यहाँ पे भी बहुत बड़ा योगदान देती है। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नॉर्मल होगा तो मल का इवैक्यूएशन, या जो फीसिस का इवैक्यूएशन है, वो अच्छे से बाहर होगा। अगर वो धीरे होगा तो वो स्लो डाउन हो जाएगा, अगर वो बिल्कुल ही कम होगा तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले बात करी तिव्रत की। तिव्रत के बाद में सेकंड आता है आरकवत, जिसको बोलते हैं केसिया फिस्टुला। केसिया फिस्टुला, इसका पल्प यूज़ किया जाता है। इसका 10 to 15 ग्राम पल्प यूज़ किया जाएगा। याद रखिएगा, पल्प, फ्रूट का जो पल्प होता है वो यूज़ होगा, आरकवत का पल्प। और जो पहले बात करें तिव्रत, तिव्रत का रूट पाउडर, तिव्रत रूट पाउडर मतलब जड़ का जो पाउडर बनाया जाता है, पूरा मिश्रण बना के मिक्स करके, उसको बोलते हैं तिव्रत चूर्ण। ओके। थर्ड जो आएगा, जो हम नॉर्मली गाँव में भी देखते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया जाता है, एरेंड का तेल बोलते हैं या कैस्टर ऑयल बोलते हैं। इसको पेशेंट को बोला जाता है आप रात के समय में चाय या दूध के साथ में, गर्म दूध के साथ में आप मिक्सअप करके आप उसको इंटेक कीजिए। ये क्या करता है, ये करता है आपकी जो हमने बात करी थी पहले, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पे काम करता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट धीरे 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 बढ़ाता है, ये अचानक से नहीं बढ़ाता, ये धीरे धीरे बढ़ाता है। लेकिन जब इसको मॉर्निंग में लिया जाएगा, जब विरेचक द्रव्य के द्वारा, विरेचक द्रव्य की तरह, तो आप हमेशा यूज़ करिए आरकवत का, जो हमने बात करी थी पल्प। आरकवत पल्प है, वो क्या करेगा, सूखा हुआ पल्प का भी चूर्ण बनाना है, वो पेशेंट को देना है। किस तरीके से देना है, मॉर्निंग के अंदर में आप पेशेंट को बोलेंगे कि आपको एम्प्टी स्टमक, एक बार अगर पेट क्लीन हुआ तो ठीक है, एम्प्टी स्टमक आपको चाय या गर्म दूध के साथ, या फिर
हम बात कर सकते हैं गर्म पानी की भी। उसके साथ में आपको ये 1 चम्मच पाउडर देना है। 7 से 10 ग्राम के बीच में ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना। 7 से 10 ग्राम नोट कर लीजिए। 7 से 10 ग्राम के बीच में जब आप इसको देंगे तो ये आपकी बॉडी के अंदर में जो इंटेस्टाइन है उसको हाइपर एक्टिव मोड में लेके आएगा और आपका पेट अचानक से साफ़ होना शुरू होगा। इसमें 3 चीज़ें होंगी, 3 तरह के वेग होंगे। एक होगा, पहला होगा जिसको हम बोलते हैं प्रवर वेग। प्रवर वेग का मतलब कि आपको दस्त लगेंगे, ये जो पेशेंट है, जो रोगी की बात करें, रोगी को दस्त लगेंगे कम से कम 8 से 12, कम से कम 8 से 12 प्रवर वेग, सबसे बेस्ट रिजल्ट की बात कर रहे हैं। इस दौरान आपको क्या करना है? इस दौरान आपको थोड़ा 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 गुनगुना पानी पीते रहना है। थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहना है। जब भी आपको गुनगुना पानी पीते रहेंगे तो आपका पेट धीरे 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 साफ होता रहेगा। नॉर्मल वाटर, ठंडा नहीं पीना है, ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ ठंडी नहीं लेंगे। उसके बाद में आप जैसे ही आपने काम किया ये वाला, अब आपको क्या करना है कि आपको नोट डाउन करना है एज अ पेशेंट, या आपके साथ में कोई अगर कंपनी है, कोई बंदा है आपके साथ में, परिवार का कोई है, तो उसको बोलना है कि आपको डायरी मेंटेन करनी है कि कितने बजे कितना वेग आया और कैसा वेग आया। वेग का मतलब कि किस तरीके का स्टूल पास हुआ है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, एकदम सॉलिड है, या एकदम कलर कैसा है, काला है या एकदम लाल है। सारी चीज़ें नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी। अगर पेशेंट इन पेशेंट है आपके पास तो ये सब चीज़ें आपको आपको पूछनी है उनसे। आपका जो भी नर्सिंग कंपाउंडर या जो भी है वो पता करेगा। लेकिन आपको ये चीज़ें जब आप नोट डाउन करेंगे, ये पेपर पे जब ब्लैक एंड वाइट में आपके पास सब चीज़ें जानकारी होगी, तब ही जाके आप बेस्ट रिजल्ट गेन कर सकते हैं। जब पेशेंट को लगता है कि 12 से 15 बार ज़्यादा हो रहा है, क्लीन होते ही जा रहा है, जो भी पी रहा है वो भी निकल रहा है, तो अब आपको इसको स्टॉप करने का टाइम है। तो ये जैसे आपने सुबह में 7 से 10 बजे के बीच में शुरू किया, तो दोपहर में 11, 12, 1 बजे तक आपने ये पूरा जो कार्यक्रम पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद में आपको थोड़ा-सा ठंडा पानी पीना है, राइट? अब देखिए एक और मज़ेदार चीज़ है, अगर आपने ठंडे जल से बंद किया है, ठीक है? अब इसमें दोनों चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, आपको गर्म से शुरू करके ठंडे से बंद करना है, ध्यान रखिएगा। ठंडा जल पी सकते हैं, थोड़ी-सी छाछ पी सकते हैं, वो आपको वहीं पे स्टॉप कर देगा। उसके बाद आपको क्या लेना है? थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा आपको दाल का पानी लेना है उस दिन पूरे दिन आपको सिर्फ़ दाल का पानी ही लेना है। थोड़ा-थोड़ा करके, थोड़ा-थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा। जब भी भूख लगे थोड़ा-सा दाल का पानी लेना है। दाल का पानी इन द सेंस कोई मसाला नहीं होगा, दाल को उबालना है उसमें से पानी। और दाल को उबालना भी किस तरीके से, भ्रांति बहुत बड़ी है हमारे देश में, हम कुकर यूज़ करते हैं। कुकर यूज़ नहीं करना है, किचन से कुकर को हटा दीजिए। सबसे बड़ा आपकी बॉडी के रोग का कारण है कुकर। मैं आपको क्या बताता हूँ कैसे। जब आप दाल को पकाते हैं कुकर में तो वो स्टीम अंदर के अंदर, अंदर के अंदर, अंदर के अंदर सब बनती है, और जो झाग निकलता है दाल में से, जो उसकी पॉलिशिंग, क्योंकि देखिए आपको 100% दाल शुद्ध कहीं नहीं मिलेगी आज के समय, बहुत कम है, रेयर है, जहाँ तक आप पहुँच नहीं पाएंगे। जो पॉलिश्ड दाल है उसके ऊपर से जो उसका फ्रॉथ निकलता है, जब उसको गर्म करते हैं, वो फ्रॉथ बाहर निकलना चाहिए, ना कि वो दाल के अंदर ही रहना चाहिए। जब वो बाहर निकलता है तो वो दाल आपके लिए पौष्टिक होती है। वो कैसे निकलेगी? या तो आप माटी की हांडी में दाल को पकाइए, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप भगोले में, ऐसी चीज़ों में जो खुला बर्तन उसमें पकाइए। जब उसमें पकाएंगे तो वो झाग जो है या जो फ्रोथ है वो निकल जाएगा। उसके बाद में आप उस दाल को यूज़ कीजिए। तो वो झाग निकल गया, फिर आपने दाल छाननी है। आपके लिए क्या करना है, अभी हम दाल नहीं बना, अभी हम दाल का पानी लेना है। वो दाल का ग्रुएल जो हुआ वो आपको लेके रखना है, ओके? वो आपको एक थर्मस में भर के रख लेना है, थोड़ा 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 करके उस दिन पीना है पूरे दिन। अब नेक्स्ट डे क्या करना है? नेक्स्ट डे आपको उसी तरीके से चावल को उबालना है, और चावल का पानी भी धीरे 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 इस तरीके से पीना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जब चावल का पानी हो गया, 2 दिन, एक दिन दाल का पानी, एक दिन चावल का पानी हो गया, तीसरे दिन आपको क्या करना है? दाल और चावल दोनों को उबालना है और दोनों का पानी पीना है। लेकिन इसमें आप एडिशन क्या कर सकते हो, थर्ड डे का नोट कर लीजिएगा। उसमें आप थोड़ा-सा काली मिर्च और थोड़ा-सा आप सेंधा नमक मिला सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद में कुछ चीज़ें अग्रिय द्रव्य बताए गए। अग्रिय द्रव्य का मतलब है कि बेस्ट क्वालिटी, जो आपको ऐसा पदार्थ, ऐसा नमक, ऐसा तेल, ऐसा घी
कुछ कुछ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सारे प्रोडक्ट नहीं गिना सकता क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अष्टांग संग्रह हमारा एक ग्रंथ होता है, उसमें सब बताया गया है। ये जो 3 चीज़ मैं आपको बताऊँगा, सबसे बेस्ट जो घी है वो गोघृत, लिख लीजिए कहीं पे भी। गाय के घी, और वो भी देसी इंडियन नस्ल की गाय, देसी शुद्ध गाय। सेकंड, तेल, तेल में तिल का तेल जिसको हम बोलते हैं सीजम ऑयल। थर्ड जो होगा, जो इसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वो होगा हमारे लिए नमक। नमक होगा सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, राइट। तो ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और दाल और चावल का पानी मिक्स करके पिएंगे। क्या होगा इससे, क्या हो रहा है, हमने जब शुरुआत में पूर्व कर्म की बात करी, प्रधान कर्म की बात करी, वमन और विरेचन के साथ में मैं इसको क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि पहले हमने जो वमन करवाया उसमें मैंने संसर्जन कर्म नहीं बताया, लेकिन ये इसका संसर्जन कर्म सेम है। संसर्जन कर्म मतलब कि डाइट को आप लिक्विड टू सॉलिड पे लेके आओगे। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, इसके पीछे ये कंसेप्ट है कि आप जब दाल चावल का पानी ले रहे हैं, सेमी सॉलिड या लिक्विड ले रहे हैं, तो आपका जो अग्नि कंसेप्ट है, अग्नि का कंसेप्ट मतलब है कि बॉडी के अंदर में आपके जठरा अग्नि, जो आपकी एपेटाइट है, वो अचानक से आपने जब 7 दिन के लिए मसाज स्टीम किया था, हमने लाइट फूड लिया था, बिल्कुल क्या बोलते हैं हम, दलिया या ऐसी कुछ खिचड़ी चीज़ें ली थी, या बहुत कम आहार लिया, तो आपका स्टमक अभी भारी चीज़ को पचाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि आप इस पेट को धीरे 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 ऐसा अन्न देंगे जिससे कि वो धीरे 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 आपकी अग्नि को प्रदीप्त करे। आपने कभी हवन में देखा होगा कि हवन में आहुति दी जाती है, तो आप क्या एक साथ मुट्ठी भर के सारी चीज़ें डाल देते हो, ये सारा घी एक साथ उड़ा देते हो? नहीं करते हो ना। इसमें क्या करना है, आपको घी धीरे धीरे डालना है, धीरे धीरे आहुति का सामग्री डालनी है। तो इसी तरीके से पेट के अंदर भी जो आपका स्टमक है उसके अंदर बहुत ही एक आपको संभाल के इसको रखना है कि जब पंचकर्म करते हैं तो इसका अग्नि का कंसेप्ट सबसे पहले ध्यान रखना है कि अग्नि डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अचानक से आपने बोला कि आप विरेचन हो गया, अब आप खाना खा सकते हो, पेशेंट के दिमाग में जैसे ही खाना है, क्योंकि वो 7 दिन से जब से अपना जो कहते हैं कि स्टीमिंग और सारा ऑयलेशन सब कुछ करवा रहा है, तो उसके दिमाग में क्या रहेगा, अब मेरे को खाना खाना है, दिमाग में रहेगा, 100% रहेगा। तो आपको उस भ्रांति को ख़त्म करने के लिए आपको पहले ही उसको ये संसर्जन कर्म का चार्ट दे देना है कि आपको पहले दिन दाल का पानी, दूसरे दिन चावल का, तीसरे दिन दाल चावल। अब आते हैं हम चौथे दिन। चौथे दिन क्या लेना है, चौथे दिन आपको हल्की सी दाल लेनी है बिना मसाले की, चावल लेना है बिना मसाले का, दाल चावल मिक्स करने हैं और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा घी ऐड करना है, गरम करके घी ऐड करना है, उसमें दाल चावल में घी ऐड करना है। तो एक तरीके से चावल मूंग की खिचड़ी हो गई, मूंग दाल लेनी है आपको, नॉर्मली मूंग दाल की खिचड़ी हो गई वो। अब आपको फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे हो गया, थर्ड डे हो गया, फोर्थ हो। अब फिफ्थ डे क्या करें, फिफ्थ डे नॉर्मल खिचड़ी बनानी है जो हमारे घरों में बनती है, नॉर्मल खिचड़ी बन गई। उसमें आप थोड़ी स्पाइसेस ऐड कर सकते हो, जीरा हो गया भुना हुआ, उसके अंदर थोड़ी सी आप हरी मिर्च थोड़ी सी, बिल्कुल मतलब जैसे इतनी बड़ी एक हरी मिर्च है उसका इतना सा पार्ट, छोटी छोटी कतरन करके, छोटे छोटे टुकड़े करके, उसको आप जब उसको स्टीम कर रहे हैं उस समय डाल सकते हैं। अब क्या होगा, अब हमने धीरे धीरे चीज़ें डालना शुरू करी है। अब आपका स्टमक धीरे 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 उस जो अग्नि उसको फ्लॉरिश करेगा, मतलब उसको एक बढ़ाएगा कि धीरे धीरे जब अग्नि बढ़ेगी तो आपका पाचन जो आपका डिस्टर्ब हो रखा है, जिसकी वजह से आपकी कब्ज हो गई थी या जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, वो धीरे धीरे सबसाइड होना शुरू करे। क्या होता है कि लोगों में भ्रांति ये होती है, मैंने डिटॉक्स करवा लिया, नेक्स्ट डे मैं ठीक हो जाऊँगा। नहीं होता ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा। आपने स्टमक को आराम दिया ही नहीं, कैसे होगा। आपको स्टमक को पूरा अच्छे से आराम देना है, उसके बाद होगा। वमन कराओ चाहे विरेचन कराओ, आपको संसर्जन कर्म करना बहुत ज़रूरी। इसीलिए मैंने फर्स्ट डे बोला था कि जब आप पंचकर्म करवाते हो तो आपके पास में प्रॉपर टाइम होना जो बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं कर सकते हो। जल्दबाजी में की हुई चीज़ें बहुत नुकसानदायक होती है, एज वेल एज पेशेंट के लिए और आपके रिजल्ट बेसिस पे आपके ऊपर एक धब्बा लग सकता है अगर किसी पेशेंट को पंचकर्म के द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो। वो क्यों होगी, क्योंकि आपने प्रॉपर गाइडेंस नहीं किया और पेशेंट ने भी उसको नेग्लेक्ट तरीके से लिया है। ओके, तो ये संसर्जन कर्म आपने उसको खिचड़ी दे दी। अब 6th डे भी वापस उसको वो खिचड़ी देनी है। 7th डे आप पेशेंट को बोलेंगे नॉर्मल डाइट लेनी है, जिसके अंदर हो सके तो गेहूं की रोटी ना लेवें, जौ जवार की रोटी लेवें, बिल्कुल पतली रोटी,
जिसको हम हमारी लैंग्वेज दुपड़िया बोलते हैं, जिसके अंदर जो रोटी बनती है उसमें 2 लेयर होती है, एक मोटी लेयर होती है, एक पतली लेयर। पतली वाली लेयर के ऊपर थोड़ा घी लगा के इतना सा छोटा सा एक पीस अदरक लेना है। फर्स्ट बाइट के साथ में वो अदरक लेना है। अदरक के ऊपर में भी आपको 2 बूंद नमक के डालना है और अदरक को थोड़ा सा आपको गैस पे सेकना है। उस फर्स्ट बाइट के साथ आप जब लेंगे तो धीरे धीरे आपकी अग्नि अच्छी हो जाएगी और आप नॉर्मली वो जो दुपड़िया जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो रोटी की ऊपर की लेयर पतली वाली लेयर, वो 4 लेयर का आप खा सकते हो फर्स्ट, मतलब 7th डे की बात कर रहे हो। और कोई भी हरी सब्जी लेनी है, हरी सब्जी, क्योंकि आपने इतने दिन दाल ले ली, चावल ले लिया, अब आपको कोई भी हरी सब्जी जिसमें आप लौकी ले सकते हो, तुरई ले सकते हो और फाइब्रस वाली कोई सब्जी ले सकते हो, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। अब आप इसके साथ सूप भी शुरू कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा सा ग्रोल जैसे टमाटर का सूप ले लिया या कोई दलिया ले लिया, वो भी आप इसके साथ एडिशन कर सकते हो। दूध ले सकते हो, इतने दिन आपने दूध नहीं लिया, अब आप दूध ले सकते हो। तो ये धीरे 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 ये सब चीज़ें शुरू होगी तो आपको खुद को एक चीज़ फील होगी कि आपने जो कर्म करवाया है प्लस जो रोगी ने कर्म किया है, वो दोनों जनों को बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो आज हमने विरेचन पूरा पढ़ा है और आप विरेचन के अंदर जो नोट्स बनाएंगे उसमें संसर्जन कर्म और पूर्व कर्म है, उन दोनों को बहुत अच्छे से, क्योंकि जो प्रधान कर्म वो तो एक दिन का है, वो मेन कर्म है, वो तो ध्यान देना है, लेकिन संसर्जन कर्म पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना है क्योंकि वो ही पेशेंट के लिए आगे आने वाले टाइम में रिजल्ट्स देगा। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में बस्ती पढ़ेंगे और बस्ती क्रिया के लिए मैं कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो पेशेंट्स के रिव्यू होंगे वो भी शेयर करूंगा।